एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 5 का अभ्यास। पाठ 5 है एक कहानी। यह भी हम इसका सार पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका प्रश्न अभ्यास। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का और किस रूप में प्रभाव पड़ा। जो लेखिका थी उनके व्यक्तित्व पर ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनका प्रभाव पड़ा था और किस रूप में प्रभाव पड़ा था। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर उनसे 2 साल बड़ी उनकी बहन सुशीला, पिताजी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल और पिताजी के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर अंबालाल जी का प्रभाव पड़ा। अब ये सारे व्यक्ति थे जिनसे वो बहुत प्रभावित थी। पिताजी से उन्होंने घर और समाज दोनों जगह प्रतिष्ठा बनाए रखने की विचारधारा को अपनाया। हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनमें पुस्तकों के चयन के साथ साथ साहित्य और साहित्यकारों में रुचि उत्पन्न की। उन्होंने लेखिका को जीवन में एक नया रास्ता दिखाया। जब लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल जी, उनकी जो प्राध्यापिका थी, वो उनके जीवन में आई तो उन्होंने साहित्य में वो वास्तविक परिचय करवाया। शीला अग्रवाल जी ने लेखिका का, उन्होंने पुस्तकों के चयन करना उन्हें सिखाया और साहित्यकारों में रुचि उत्पन्न करी। उन्होंने लेखिका को जीवन में एक नया रास्ता दिखाया। हमें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि लेखिका के व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल के साथ साथ डॉक्टर अंबालाल जी का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, इस आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। अब भटियार खाना क्या होता है? जहां पे खाना बनाया जाता है, रसोई घर बोल सकते हैं। तो पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? एक कहानी यह भी आत्मकथा कि लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनका मानना था कि रसोई घर की भट्टी में महिलाओं की प्रतिभा और क्षमता जलकर राख हो जाती है। जो महिलाएं हैं उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो क्षमताएं हैं, वो जलकर राख हो जाती हैं। उन्हें रसोई के कामों में उलझकर अपनी कला, अपनी प्रतिभा और इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, वे कौन सी घटना रही जिसको सुनने पर लेखिका को ना अपने कानों पर विश्वास हो पाया और ना अपने आंखों पर। ठीक है, अब ऐसी कौन सी घटना थी जो लेखिका ने जब सुनी तो ना उसे अपने कानों पर विश्वास हो रहा था, ना उसे अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के घर पर पत्र भेजा। हमने जैसा सार में पढ़ा था कि प्रिंसिपल के द्वारा एक पत्र भेजा गया लेखिका के पिताजी को। तो उसमें लिखा गया था कि जिसमें उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात कही गई थी। पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और उन्होंने यह भी कहा था कि यह लड़की हमारा नाक कटवा कर छोड़ेगी। बाकी बच्चों के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लेखिका की शिकायत पत्र घर पे आया था। प्रिंसिपल ने लेखिका को घर पर रखने का ही आग्रह किया था। वे लड़कियों को जैसे तैसे कक्षाओं में बिठाते हैं, लेकिन उनके एक इशारे पर सभी लड़कियां कक्षाएं छोड़कर मैदान में एकत्र होकर नारे लगाने लगती हैं। उनके कारण उन्हें कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया था। ये सब बातें जब पिताजी ने सुनी तो इन सब बातों को सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए और खुशी भरे स्वर में बता रहे थे। लेखिका जब वो ये सारी की सारी बातें उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बताई, और जब वो वापस घर आए और ये सारी बातें वो घर में बता रहे थे
और वो खुशी से बता रहे थे, मतलब खुशी से भर चुके थे और खुशी से बता रहे थे। तो उस एक खुशी भरे स्वर में जब पिताजी बोल रहे थे तो लेखिका को बिल्कुल भी अपनी कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमारा चौथा प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। जो लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, क्या थी वो? लेखिका ने जब से होश संभाला था तभी से पिताजी से उनकी किसी ना किसी बात पर टकराव होता रहता था। छोटी छोटी बातों पर वो आपस में टकराते रहते थे। बचपन में ही पिताजी ने लेखिका में हीनता की भावना को उत्पन्न कर दिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बचपन में ही क्या था, लेखिका जो थी, उसकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, पिताजी उसको थोड़ा ज्यादा लगाव रखते थे उनसे। तो बचपन से ही पिताजी ने लेखिका के मन में थोड़ी हीनता की भावना भर दी थी। तो लेखिका के अंदर उनके पिताजी कुंठा और प्रतिक्रिया के रूप में प्रतीक्षा बनकर रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में जब लेखिका लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, उनके साथ नारे लगाती थी, उनके साथ घूमती थी, तो पिताजी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। पिताजी को बिल्कुल भी सहन नहीं होता था और वे उसे ऐसा करने से मना करते थे और लेखिका को घर पर बैठने के लिए कहते थे। लेकिन लेखिका को दूसरों द्वारा दी जाने वाली आजादी पसंद नहीं थी। वो अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाहती थी। पिताजी के द्वारा दी गई आजादी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखिका यहाँ कहना चाह रही है, कहती है, समय चाहे हमें किसी दूसरी दिशा में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव चाहे हमारा रूप बदल दे, लेकिन वे हमें पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकती। अब यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि समय चाहे कैसा भी हो, चाहे हमें किसी भी दिशा में वो ले जाए, लेकिन जो हमारी स्थितियां हैं, हमारा चाहे रूप भी बदल जाए, लेकिन हम पूरी तरह से वो मुक्त नहीं कर सकती है। हमारा पांचवा प्रश्न है, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमारा प्रश्न है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना खेल खेले थे, किंतु लड़के होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आप भी लड़कियों के लिए ऐसी जो स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई है? अपने परिवेश, जो आपका वातावरण है, उसके आधार पर लिखिए। अब लेखिका के पिताजी, वैसे तो उनको पूरी छूट थी, खुली छूट थी कि वो कोई अपनी तरह से अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो लड़कों के साथ सड़कों पर नारे लगाएं या लड़कों के साथ भाषणबाजी करें, सड़कों पर घूमे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो घर से बाहर निकले, रसोई घर से बाहर निकले, लेकिन एक दायरे में, उनका दायरा जो था वो रसोई घर से सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित था। तो लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना जैसे खेल खेले थे, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक ही सीमित था। आज स्थितियां बदल गई हैं। लड़कियां केवल चार दीवारी के अंदर खेलने कूदने तक सीमित नहीं रह गई हैं। वे घर की दहलीज पार कर देश और विदेशों तक पहुंच गई हैं। आज लड़कियों पर लगे अंकुश धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जो भी लड़कियों पर एक अंकुश लगाए गए थे कि उन्हें इतना घर से बाहर नहीं जा सकती, वो ये नौकरी नहीं कर सकती, अब ये सारी की सारी परिस्थितियां जो है वो खत्म हो रही हैं। लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पहले जो लड़कियां घर के अंदर रहा करती थी, आज देखने में आ रहा है कि वो लड़कियां खेल कूद, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा संबंधी लगने वाले विभिन्न शिविरों में
उत्साहपूर्ण भाग लेती है। अब लड़कियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, वो हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में भाग ले रही है। आज लड़की अपने दबोपन से ऊपर उठकर निडरता और साहसपूर्ण कार्य करती हुई दिखा रही हैं। आज आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, लड़कियां जो है आपको पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ काम करती हुई दिखाई देंगी। तो ये थे हमारे प्रश्न पाठ 5 के। धन्यवाद।